अभी हम लोग पेज 193 1 से 198 ऑप्शन ग्रीक्स देखेंगे। L1 में हम लोग ने इसको बेसिक लेवल पे टच किया था, अभी इन डेप्थ जाएंगे। अभी के लिए स्टार्टिंग में मैं सिर्फ बेसिक ही बताऊंगा एक बार रिफ्रेश कराने के लिए, उसके बाद डिटेल में करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे बेसिक L1 का ही करें वापस। L1 में क्या था, कॉल ऑप्शन इज अ फंक्शन ऑफ स्पॉट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, रिस्क फ्री रिटर्न, टाइम टू मैच्योरिटी, डिविडेंड्स एंड वॉलेटिलिटी। ये फैक्टर्स है। कौन बताएगा कि कॉल ऑप्शन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? पूनम बताओ। अगर स्पॉट प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कॉल ऑप्शन ज़्यादा चांस है इन द मनी आने का, तो डायरेक्टली रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। एक्साइज प्राइस बढ़ गया, अगर एक्साइज प्राइस बढ़ाता हूं मैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आउट ऑफ द मनी रहेगा, तो ये एक नेगेटिवली कोरिलेटेड है। RFR क्या बोला था? RFR बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन इन द मनी आएगा कि आउट ऑफ द मनी रहेगा, मतलब प्रीमियम ज्यादा रहेगा कि क्या? मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं? श्योर? कॉल ऑप्शन का मैंने कैसे बोला था? कॉल ऑप्शन में क्या कर रहा हूं मैं मेरा परचेस को डीले कर रहा हूं। परचेस को अगर डीले कर रहा हूं, वो पैसा मेरे पास है, वो पैसे को ज्यादा RFR में डालेगा, वो बेनिफिट है मेरे को। याद आ रहा है? पुट में क्या हो रहा था? डीले कर रहा था मेरा सेलिंग, तो उल्टा था। बट अगर RFR रेट ज्यादा तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा ना, तो ये क्या था? पॉजिटिव। प्लीज एक बार L1 रिवाइज कर लो अगर ऐसा है तो, बट ठीक है अभी कर लेंगे। फिर T क्या था? टाइम टू मैच्योरिटी। 1 मंथ है ऑप्शन और 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स में ज्यादा चांसेस है ना इन द मनी आने का, तो फिर 3 मंथ्स रहेगा। टाइम टू मैच्योरिटी जितना ज्यादा उतना कॉल ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा, तो टाइम टू मैच्योरिटी भी पॉजिटिवली को रिलेटेड। उसके बाद डिविडेंड्स, अगर डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड्स अगर ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा? स्पॉट प्राइस गिरेगा तो उतना फिर आउट ऑफ द मनी होने का चांसेस है कॉल ऑप्शन। तो डिविडेंड यील्ड जितना ज्यादा, या डिविडेंड्स जो डिक्लेयर कर रहे हैं, सेम चीज, डिविडेंड्स बोलो या डिविडेंड यील्ड बोलो, जितना ज्यादा हो रहा है उतना चांसेस है कि स्टॉक प्राइस गिरेगा। स्टॉक प्राइस गिरेगा तो कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी। यानी कि इसका क्या इनवर्स रिलेशन, मतलब नेगेटिव ना। डिविडेंड ज्यादा तो स्टॉक प्राइस कम, स्टॉक प्राइस कम तो आउट ऑफ द मनी होने का चांस ज्यादा। वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा तो ज्यादा चांस है कि इन द मनी आएगा, है ना? ये याद है मैंने एक्सप्लेन किया था, नॉर्मल वॉलेटिलिटी है। फिर अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो बहुत चांसेस है कि इन द मनी भी आ सकता है, बट आउट ऑफ द मनी भी जा सकता है। बट हम लोग का कंसर्न क्या है कि इन द मनी आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा तो पॉजिटिवली रिलेटेड। लाइकवाइज हम लोग ने दूसरा भी किया था, बोलो तेजस, ये वाला आप बोलो, इसका कैसे था? स्पॉट रेट्स, जो स्पॉट प्राइजेस है वो कम हुआ तो अच्छा है कि ज़्यादा हुआ तो अच्छा है? चलो बढ़ेगा तो क्या होगा? पुट ऑप्शन को उल्टा हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी, तो ये नेगेटिव। एक्साइज प्राइस जितना ऊपर उतना ज्यादा इन द मनी आने का चांस। रिस्क फ्री तो मैंने अभी डिस्कस किया था, उल्टा। टाइम टू मैच्योरिटी जितना ज्यादा उतना ज्यादा चांस है इन द मनी रहने का, तो ये पॉजिटिव। डिविडेंड्स जितना ज्यादा उतना स्टॉक प्राइस कम, स्टॉक प्राइस कम तो अच्छी बात है, उतना इन द मनी रहेगा पुट ऑप्शन के लिए, तो ये पॉजिटिव। वॉलेटिलिटी ज्यादा तो देखो आधे से ज़्यादा लोग इसमें ही रॉन्ग चले जाते हैं, तो आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं है। तो ये सबसे फर्स्ट चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। हार्ड नहीं लगा ना अभी एक्सप्लेन किया, तो ये ऑलरेडी L1 में हो चुका है। अभी हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स में जाएंगे। अभी समझते हैं ऑप्शन ग्रीक होता क्या है। तो है ना, सबका ना डेल्टा गैमा ऐसे सब नाम दिया हुआ है। उससे बेटर मैंने क्या सोचा कि हर एक का हम लोग लेते हैं ना, स्पॉट प्राइस, एक्साइज प्राइस, फिर रिस्क फ्री रेट, फिर टाइम टू मैच्योरिटी यहाँ पे, फिर डिविडेंड्स का पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, एंड वॉलेटिलिटी का पार्ट यहाँ पे लिया है। तो सबको कवर करेंगे, सबका एक एक ऑप्शन ग्रीक होता है। सबसे फर्स्ट चीज़ है स्पॉट प्राइस। हम लोग क्या देखना चाहते हैं? हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर स्पॉट प्राइस, मतलब मेरा सपोज करते एक कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ निफ्टी 50 पे, इंडियन मार्केट्स पे देखते ना, निफ्टी 50 9,000 पे, ठीक है। निफ्टी 50 अभी के लिए बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग डिटेल में इसको सॉल्व भी करेंगे। निफ्टी 50 सपोज 9,000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एंड मेरा कॉल ऑप्शन प्रीमियम है कितना भी ले लेते ना, 50 रुपीज़ ले लेते, ठीक है।
अगर मेरा निफ्टी क्या अंडरलाइंग है मेरा, अगर अंडरलाइंग 1 रुपए से बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा, बट कितने से बढ़ेगा, जरूरी नहीं है 1 रुपए से ही बढ़े, मैक्सिमम 1 रुपए से बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि बॉस मेरा जो चेंज इन कॉल ऑप्शन है ना वो कितना है फॉर एवरी 1 रुपी चेंज इन द स्टॉक प्राइस। मतलब डेल्टा क्या बोलता है, देखो स्टॉक प्राइस के बारे में देख रहे हैं हम लोग, स्पॉट प्राइस या स्टॉक प्राइस के बारे में, फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन द स्टॉक प्राइस चेंज इन कॉल पुट ऑप्शन वैल्यू, कॉल या पुट, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ऑप्शन ग्रीक्स पे आ रहे हैं अभी हम लोग। ऑप्शन ग्रीक का फर्स्ट वाला कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट, डेल्टा। डेल्टा क्या बोलता है कि बॉस अगर मेरा निफ्टी 50 9000 से 9001 पे हुआ, 1 रुपया चेंज हुआ मेरा नीचे अंडरलाइन, निफ्टी के जगह पे कोई स्टॉक प्राइस ले लो, रिलायंस पे आपने कॉल ले लिया, किसी पे भी ले लो, तो अगर 1 रुपये से चेंज होता है स्टॉक प्राइस, मेरा कॉल ऑप्शन कितने से चेंज होता है, समझा। अगर स्टॉक प्राइस 1 रुपये से चेंज होगा, मेरा कॉल ऑप्शन कभी भी 1 रुपये से ज़्यादा चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता ना। समझ में आ रही है, मैं आपको वापस बताऊंगा, क्योंकि अंडरलाइन से ज़्यादा चेंज हो सकता है क्या, डेरिवेटिव इज व्हाट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन, तो अंडरलाइन 1 रुपये से चेंज हुआ तो डेरिवेटिव कैसे 1 रुपये से ज़्यादा चेंज होगा। तो कभी भी याद रखना, जो डेल्टा है ना मेरा 1 रुपये से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मेरा डेल्टा का जो वैल्यू है 1 से ऊपर हो ही नहीं सकता, एंड 0 के नीचे भी नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट इतना समझ में आया, कोई भी डाउट है 100%। लेकिन अगर मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन के लिए क्या होगा, नीचे प्रॉब्लमैटिक है ना, आउट ऑफ द मनी जाएगा ना, तो क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव रहता है पुट्स के लिए, समझ में आया। कॉल के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा कॉल ऑप्शन, बट ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये क्या है, नेगेटिव। तो डेल्टा इसका जो अंडरलाइन है ना, जो कॉल ऑप्शन, चेंज इन कॉल ऑप्शन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस, तो ये क्या होगा, डेल्टा हमेशा पॉजिटिव रहेगा कॉल के लिए, एंड पुट के लिए हमेशा नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है, कुछ बाय हार्ट नहीं करना एक भी चीज़। मैं आपको यहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे पेज 194 सब में ना फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला हम लोग बाद में करेंगे, मैं आपको सिर्फ अभी कंसेप्ट पे ही कर रहा हूँ। डन। बेसिकली डेल्टा क्या है, चेंज इन कॉल ऑप्शन डिवाइड बाय चेंज इन स्पॉट प्राइस। अभी जरूरी है क्या, मेरा डेल्टा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी हम लोग आगे वापस डिटेल में बताऊंगा। बहुत आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, बहुत आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। सपोज निफ्टी 9000 पे, एक्सरसाइज प्राइस है, हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ 9500, क्या हुआ, बहुत आउट ऑफ द मनी है, बराबर। अभी मेरा निफ्टी 9000 से 9001 1 रुपया चेंज हुआ, तो भी कॉल ऑप्शन में कुछ फर्क आने वाला है क्या, 50 का 51 हो जाएगा क्या, चांस ही नहीं है, क्योंकि क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये 9000 का 9500 क्रॉस करे, 1 रुपये से कुछ फर्क नहीं आने वाला है। तो हार्डली कितना 0.01 का चेंज या 0.02 का चेंज आएगा, यानी कि डेल्टा कितना हुआ 0.02। बट अज्यूम करो एक्सरसाइज प्राइस है ना 9500 नहीं है, 8500 है, अभी डीप इन द मनी है, ये वाला अभी ऑप्शन जो है डीप इन द मनी है। अभी अगर मेरा स्पॉट जो है 9000 का 9001 हुआ, तो बहुत चांसेस है कि कॉल ऑप्शन भी लगभग 1 रुपये से बढ़ेगा, क्योंकि इन द मनी है ना, डीप इन द मनी है। यहाँ पे 9000 का ये 9001 हुआ, तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 1 रुपये से बढ़ गया ना। कॉल ऑप्शन प्रीमियम इज व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बराबर। तो अगर ये 1 रुपये से बढ़ा, मेरा इंट्रिंसिक भी 1 रुपये से बढ़ेगा ना, यहाँ पे इन द मनी है, तो लगभग 1 रुपये से बढ़ेगा, 0.99 डेल्टा या 1 का डेल्टा रहेगा यहाँ पे। तो डेल्टा भी कांस्टेंट नहीं है, बराबर। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि डेल्टा भी चेंज होते रहता है, यानी कि हम लोग सिर्फ इस पे नहीं डिपेंडेंट रहेंगे। डेल्टा है ना हमारा फिक्स्ड इनकम में ड्यूरेशन कैसा था, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, वैसे डेल्टा है ना लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो। लेकिन एक्चुअल चेंजेस कुछ और होता है, तो वो एक्चुअल चेंज करने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ता था, कॉन्वेक्सिटी देखना पड़ता था, वो उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते थे। वैसे ही जैसा ड्यूरेशन है वैसा डेल्टा है, और जैसा कॉन्वेक्सिटी है ना वैसा गैमा है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो। ऑब्वियसली ये मैं वापस डिटेल में बताऊंगा, बट ये समझ में आया। गैमा क्या है, देखो
चेंजेस इन डेल्टा, गैमा इज नथिंग बट चेंज इन डेल्टा डिवाइड बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस। मेरा डेल्टा कैसे चेंज हो रहा है स्टॉक प्राइस के हिसाब से, मेरा डेल्टा कैसे चेंज हो रहा है स्टॉक प्राइस के हिसाब से, इसका सब सम्स करेंगे थोड़ा एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, देखो डेल्टा खुद एक डेरिवेटिव है बराबर, क्योंकि वो कॉल ऑप्शन पे कर रहा है ना, डेल्टा इज व्हाट, कॉल ऑप्शन का चेंजेस देख रहा है, तो खुद डेल्टा एक डेरिवेटिव है। गैमा ये डेरिवेटिव पे भी डेरिवेटिव कर रहा है, इसके लिए उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है, उसको हम लोग इसमें जैसा डेल्टा और गैमा है, इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जो बताता है चेंजेस इन गैमा डिवाइड बाय चेंजेस इन स्टॉक प्राइस, उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। वो सब जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। बट ये चीज़ हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी के लिए जितना बोला बस उतना समझो। एक बार सम्स करेंगे ना और क्लैरिटी आ जाएगा, बेसिक एग्जाम्पल से देखेंगे। उसके बाद आता है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस के लिए ऑप्शन ग्रीक नहीं है ऑब्वियसली ना, हम लोग क्या बोलते हैं ग्रीक के लिए कि मेरे को देखना है कॉल ऑप्शन चेंजेस कैसा है डिवाइडेड बाय चेंजेस इन अंडरलाइन। यहाँ पे चेंजेस इन अंडरलाइन स्पॉट प्राइस तो चेंज होगा, एक्सरसाइज प्राइस चेंज होता है क्या, एक्सरसाइज प्राइस कांस्टेंट होता है, इसके लिए एक्सरसाइज प्राइस का कभी भी ऑप्शन ग्रीक ही नहीं मिलेगा आपको। एक्सरसाइज प्राइस नो ऑप्शन ग्रीक, क्यों, बिकॉज इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऐसे नहीं कर सकते ना चेंज इन कॉल ऑप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्सरसाइज प्राइस, ये कर ही नहीं सकते क्योंकि इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके लिए एक्सरसाइज प्राइस का ऑप्शन ग्रीक नहीं मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक पे, ये भी आपको समझना है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्जाम में नहीं आएगा बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न ना आपको समझना है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं गिराएगा आपके कॉल ऑप्शन पे या पुट ऑप्शन पे, समझ में आ रहा है, क्योंकि हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट जो बिप से चेंज होगा ना स्टॉक्स के लिए, मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक टू स्टॉक्स, अगर मैं कॉलेबल बॉन्ड सब करूंगा बॉन्ड के लिए तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा मैटर करता है बराबर। तो याद रखना हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले ना L2 में, दैट इज विद रिलेशन टू स्टॉक्स। इसके लिए RFR है ना, RFR का ग्रीक को क्या बोलते हैं, रो, चेंजेस इन कॉल ऑप्शन प्राइस डिवाइड बाय चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। सिंपल है 100%, कोई डाउट है, इंटरेस्ट रेट्स चेंज होता है ना, इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो स्टॉक प्राइजेस के लिए रो इतना सेंसिटिव नहीं होता है, इसके लिए सिंपल में मैंने क्या लिखा है, रो इज लो, ये हमारे करिकुलम में था पहले, सिंपल याद रखने के लिए रो लो। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स के लिए ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड्स के लिए इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो बहुत ज़्यादा चेंज होता है ना बॉन्ड प्राइस, तो रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉन्ड्स दो, ठीक है। अगेन ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोल रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे अभी रो देखा वैसे ओमिक्रॉन करके भी होता है, अगेन ये हम लोग को एग्जाम में है ही नहीं, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, सब एक्स्ट्रा पॉइंटर्स है आपके नॉलेज के लिए। ओमिक्रॉन बेसिकली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए होता है, चेंज इन बॉन्ड प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन 1 बेसिस पॉइंट क्रेडिट स्प्रेड, वो देखना है। अगर मेरे को बॉन्ड्स के लिए सब देखना है ना डेरिवेटिव्स, तो ये सब देखना पड़ता है, या तो नॉर्मल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए देखना है ओमिक्रॉन, ठीक है। उसके बाद आता है वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी का ऑप्शन ग्रीक है वेगा। हम लोग ने क्या देखा था, वॉलिटिलिटी दोनों के लिए पॉजिटिव, दोनों के लिए पॉजिटिव, समझ में आ रहा है आपको अभी। वेगा क्या बता रहा है, बेसिकली चेंज इन कॉल ऑप्शन डिवाइड बाय चेंज इन वॉलिटिलिटी, बराबर। जैसा अभी हम लोग ने देखा था डेल्टा गैमा ड्यूरेशन कॉन्वेक्सिटी, वैसा वेगा का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वोल्गा। वोल्गा होता है, वोमा होता है, या वेगा कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं। अगेन ये वाला पार्ट आपको एग्जाम में नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बाय चांस आप डेरिवेटिव्स में जॉब करना चाहते हो और आपको अगर समझना है तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेंज इन वेगा डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉलिटिलिटी, ठीक है। वोल्गा वोमा वेगा कॉन्वेक्सिटी, अगेन सिर्फ समझना है तो बस, ये नहीं आने वाला, ये आएगा एग्जाम में, ये टेस्टेबल है। फिर आता है डिविडेंड्स। अगेन डिविडेंड्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, उसको फाई या फी, मेरे को भी एक्चुअली एकदम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, बट उसका हम लोग बोलते हैं फाइव या फी, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को भी क्या बोलते हैं। एंड हम लोग को अगर देखना है उसका कोई अगर ऑप्शन ग्रीक देखना ही है, अगेन ये एग्जाम में नहीं है, ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं है, एप्सिलॉन बोलते हैं उसको। एप्सिलॉन क्या बताता है, चेंज इन कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन अंडरलाइंग डिविडेंड यील्ड्स, उसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं है, देखो ओमिक्रॉन, एप्सिलॉन, फिर वोल्गा, ये सब नहीं है हम लोग को। हाँ डेल्टा और गैमा है, सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग को इधर ही करना है, 99% यहाँ पे ही है,
ठीक है, हैविंग सेड दैट ये भी समझना है। अभी उसके बाद आता है लास्ट वाला पार्ट, टाइम टू मैच्योरिटी। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। टाइम टू मैच्योरिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम टू मैच्योरिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू, उतना ज़्यादा टाइम वैल्यू रहेगा, बराबर। बट उसका जो ऑप्शन ग्रीक है ना, ऑप्शन ग्रीक का मतलब ये नहीं है कि टाइम टू मैच्योरिटी, ये जो थीटा है ना, थीटा का मतलब टाइम टू मैच्योरिटी नहीं है। ये ऑप्शन ग्रीक का मतलब है पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम डीके। ऐसे समझो, देखो इसका उल्टा है ये, ऐसे समझो मेरा जो प्रीमियम है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू है। थीटा क्या बताता है कि 3 मंथ्स का बॉन्ड, 3 मंथ्स का ऑप्शन था पहले, 3 मंथ्स का ऑप्शन था तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी 15 रुपया रहेगा। अभी है ना 2 महीना हो गया है, पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता है तो टाइम कितना बचेगा? 1 ही महीना बचेगा। 1 महीना बचेगा तो मेरा टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि थीटा क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम लोग ने क्या डाला है? टाइम को पॉजिटिव डाला है, इज बिकॉज यहाँ पे हम लोग टाइम टू मैच्योरिटी देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक महीने का ऑप्शन है, एक 3 महीने का ऑप्शन है, तो जितना ज्यादा टाइम रहेगा 3 महीना उतना ज्यादा सही चीज है, उतना ज्यादा टाइम वैल्यू है। बट थीटा क्या बताता है? पैसेज ऑफ टाइम बताता है। वो ये बताता है पहले 3 महीने का ऑप्शन है, फिर 2 महीना हो गया तो बचता कितना है? 1 महीना ना। तो जितना ज्यादा टाइम हो गया, पैसेज ऑफ टाइम अगर 2 महीना हो गया तो 1 ही महीना बचता है ना। तो जितना ज्यादा पैसेज ऑफ टाइम होगा उतना मेरा टाइम वैल्यू कम, समझा? जितना ज्यादा पैसेज ऑफ टाइम हुआ उतना मेरा कम वैल्यू हो जाएगा। ऐसे समझो कि अगर मेरा 3 महीने का ऑप्शन है, 2 महीना हो गया है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम, अगर ये मेरा पैसेज ऑफ टाइम जितना ज्यादा बढ़ा उतना मेरा टाइम वैल्यू कम हो जाएगा, समझा? इसके लिए थीटा नेगेटिव आता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या रहेगा? डीप इन द मनी यूरोपियन पुट ऑप्शंस, लाइक ऑलवेज डीप इन द मनी यूरोपियन पुट ऑप्शंस। समझ में आ रहा है? सिर्फ वहां पे नेगेटिव नहीं रहेगा, वो भी डीप इन द मनी होना चाहिए और यूरोपियन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जितना ये पैसेज ऑफ टाइम रहेगा और मैं इन द मनी रहेगा, मेरे को तो चाहिए रहेगा ना यार एक्सरसाइज करूँ। अभी चांसेस क्या है कि ऊपर चला जाए। समझ में आ रहा है? 100%। ये वाला एक पार्ट लिख लो, विथ पैसेज ऑफ टाइम द सेम ऑप्शंस प्राइस विल डिक्रीज कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। यही वाला पार्ट आप है ना समझने के लिए ऐसा वाला समझो जो मैंने समझा, ये वाला पार्ट क्लियर है? बाकी सब बता दिया, एक्सरसाइज प्राइस रिस्क फ्री, ठीक है। ये लिखो। इसके बाद हम लोग वापस अभी डेल्टा पे आएंगे, हम लोग सम्स करेंगे। पहले बेसिक एग्जांपल्स में बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है ना, अभी कोई टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा मैंने बताया। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली कहाँ से डिराइव हो रहा है? मेरा स्टॉक प्राइस एंड एक्साइज प्राइस के ऊपर टाइम वैल्यू के वजह से बाकी का फैक्टर्स जो है वो टाइम वैल्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि हमारा RFR रेट, टाइम टू मैच्योरिटी, डिविडेंड्स, वॉलेटिलिटी, ये सब कहाँ पे फैक्टर होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एस्पेक्ट पे, इंट्रिंसिक पे, ये दोनों। बस ऐसे ही एक्स्ट्रा एक पॉइंट बता रहा हूँ, जरूरी एग्जाम में नहीं आने वाला है। अभी है ना हम लोग थोड़ा डेल्टा के बारे में समझते। एक बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ। निफ्टी 50 जो इंडेक्स है सपोज 9000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसका जो एक्साइज प्राइस है वो मैंने लिया है 8990, यानी कि ये कौन सा ऑप्शन है? इन द मनी ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि इन द मनी कॉल ऑप्शन, राइट। ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है इसका? 10 प्लस टाइम वैल्यू 50 का रहेगा। इसके लिए प्रीमियम कितना है? 60। ये ऐसे मैंने रैंडम लिया है, कहीं से नहीं, ऐसी रैंडम। डेल्टा कितना लिया है मैंने? 0.6। अगेन ये मैंने क्या किया? रैंडम लिया है। मैं समझाना चाहता हूँ ये डेल्टा बोल क्या रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, डेल्टा 0.6 है। अगर आप अभी देखोगे जब इन द मनी रहेगा तो मेरा डेल्टा हमेशा 0.5 से ज़्यादा ही रहेगा, याद रखना। ये आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा। सिनेरियो 1 देखते हैं हम लोग। सपोज मेरा निफ्टी जो है 9100 पे हो रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ मेरा अंडरलाइंग जो कॉल ऑप्शन है, डेरिवेटिव है, उसका कितना प्रीमियम हो जाएगा। प्रीमियम पहले कितना था? 60 था। अभी स्टॉक प्राइस क्या, वो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 9000 से 9100 पे आ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। ऐसे समझो स्टॉक बढ़ रहा है, वैसे इंडेक्स बढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा। बट इंडेक्स कितने से बढ़ रहा है? 9000 का 9100 हो रहा है, यानी कि 100 से बढ़ रहा है। लेकिन प्रीमियम 100 से बढ़ेगा क्या? नहीं। कितने से बढ़ेगा? 100 से इंडेक्स बढ़ा, 100 इंटू 0.6,
उतने से बढ़ेगा, 100 इंटू 0.6 से बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 120 हो जाएगा प्रीमियम। समझ में आया? कोई भी डाउट है इसमें? पक्का? अभी है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताता हूँ, डेल्टा जो होता है कॉल का वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। 1 कब रहेगा? जब वो बहुत डीप इन द मनी है। मतलब सपोज एक्साइज प्राइस 8,990 है, निफ्टी मेरा चल रहा है सपोज 9,400 पे, तो डीप इन द मनी है, वो टाइम पे डेल्टा लगभग 0.9 1 के आसपास रहेगा। समझ में आ रहा है? 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, स्टॉक का डेल्टा कितना है? कितना स्टॉक का डेल्टा? 1। डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन कॉल ऑप्शन, डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन कॉल ऑप्शन डिवाइड बाय चेंज इन स्टॉक। तो स्टॉक का डेल्टा कितना रहेगा? चेंज इन स्टॉक डिवाइड बाय चेंज इन स्टॉक। कितना हो गया? 1 हो गया ना। यानी कि डेल्टा जो है कॉल ऑप्शन है ना, देखो कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन इज नथिंग बट ए डेरिवेटिव विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन। हमारे केस में कॉल ऑप्शन का अंडरलाइन क्या है? स्टॉक प्राइस। कभी भी मेरा डेरिवेटिव जो है वो अंडरलाइन से फास्ट मूव कर सकता है क्या? नहीं ना। तो स्टॉक का कितना है? डेल्टा 1। तो ये 1 से ज्यादा फास्ट कैसे मूव करेगा? स्टॉक 1 रुपए से बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन 1 रुपए से ज्यादा जैसे थोड़ी बढ़ेगा। मैक्सिमम बहुत डीप इन द मनी रहेगा तो मे बी 1 रुपी से बढ़े मैक्स। समझ में आया? 100% कि क्यों 0 और 1 है, 1 के ऊपर क्यों नहीं जा सकता? 100% समझा? एंड अगर 0 के नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे ना, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा वो, है ना। जो मिनिमम वैल्यू है ऑप्शंस का 0 के नीचे तो नहीं जा सकता। इसके लिए डेल्टा 0 to 1 है कॉल ऑप्शंस का। पुट के लिए उल्टा हो जाएगा, 0 से -1 तक, क्योंकि जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है पुट नीचे आता है, तो इसके लिए डेल्टा नेगेटिव रहता है। जब स्टॉक गिरता है तब हम लोग को वैल्यू मिलता है पुट में, यानी कि डेल्टा नेगेटिव, जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था। दूसरा फिर सिनेरियो 2 लिया। सिनेरियो 2 में क्या लिया मैंने? सपोज निफ्टी 8,900 पे, एक्साइज प्राइस कितना है? ठीक है, अब कितना हो जाएगा? मेरा डेल्टा इज 0.6, मेरा ये इतना रहेगा प्रीमियम। क्या हो गया है? प्लस मेरा, लेकिन अभी गिर गया है 9,000 से 8,900 हुआ है, यानी कि 100 से 100 पॉइंट से गिरा। ये कितना हो जाएगा? डेल्टा कितना? 0.6। तो कितना हो जाएगा ये? 60 - 60। समझा? बट अभी एक चीज याद रखो, ये डेल्टा जो है ना, ये 0.6, ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला है और ये एक अप्रोक्सीमेशन है। हम लोग ये कैलकुलेट करके मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में 120 से ज़्यादा भी रह सकता है थोड़ा, जैसा ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी था वैसा। यानी कि डेल्टा एक लीनियर अप्रोक्सीमेशन है। क्या है? लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ये वाला देखते हैं पेज नंबर 195 पे, कॉल ऑप्शन एंड स्टॉक प्राइस। ये क्या है मेरा? एक्स अंडरलाइंग एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस का अंडरलाइन क्या है? स्टॉक प्राइस। स्टॉक्स है ना अंडरलाइन। तो बेसिकली मेरा जैसे ही स्टॉक बढ़ेगा, तो ये मैंने ऐसा किया है नंबर्स, ये यहाँ पे मेरा स्टॉक प्राइसेस है। जैसे जैसे मेरा स्टॉक्स बढ़ेगा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, बराबर है ना। कॉल ऑप्शन है, ये क्या है उसका? कॉल ऑप्शन का वैल्यूज। अभी देखो कैसे समझना है। ऐसे समझते हैं, डेल्टा फॉर कॉल विल ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 to 1। अगर ये मेरा एक्साइज प्राइस है, अज्यूम करते 100 है, ठीक है, एक्साइज प्राइस 100 है। मेरा स्टॉक अगर 101 पे रहेगा तो 1 रुपए से बढ़ेगा स्टॉक, 1 रुपए से बढ़ा। स्टॉक 100 का 102 हुआ तो 2 रुपए से बढ़ा, 100 का 103 हुआ तो 3 रुपए से बढ़ा। ये हमारा कॉल ऑप्शंस के लिए। हम लोग का एक्साइज प्राइस 100 है, बराबर। अज्यूम कर लो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 पे, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, बराबर। ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में, स्लोप 0 का मतलब क्या है? एक तो ये बहुत आउट ऑफ द मनी है, ये ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे 25 है, एक्साइज प्राइस कितना है? 100, स्टॉक ट्रेड कितने पे कर रहा है अभी? 25। 25 का स्टॉक 26 पे गया तो भी कॉल ऑप्शन में कुछ फर्क आने वाला है क्या प्रीमियम्स पे? नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत आउट ऑफ द मनी है। यानी कि 1 रुपया अगर बढ़ता भी है तो भी मेरा कॉल प्रीमियम चेंज हो रहा है क्या? तो लगभग 0 के आसपास है, स्लोप 0। ये समझ में आया? 100%। फिर हम लोग देखते हैं एट द मनी कितना रहेगा।
एट द मनी क्या लगता है डेल्टा कितना रहेगा? एट द मनी कॉल ऑप्शन डेल्टा कितना रहेगा? 0.5। आप ऐसे समझो, बहुत आउट ऑफ द मनी रहेगा तो 0, बहुत ज्यादा इन द मनी रहा, बहुत इन द मनी मतलब ऐसे समझते हैं 100 एक्साइज प्राइस है, ट्रेड कर रहा है सपोज 230 पे, 230 पे ट्रेड कर रहा है तो ऑप्शन इन द मनी हुआ कितना? 130 इन द मनी है। अभी 1 रुपया अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू भी एक से बढ़ेगा ना, लगभग ऑलमोस्ट 1 से बढ़ेगा, 0.99 बराबर, 0.99 से 1 तक बढ़ेगा बराबर। तो डेल्टा कितना हुआ? 1। तो एकदम डीप इन द मनी रहेगा तो 1, एकदम आउट ऑफ द मनी रहेगा तो 0, एट द मनी रहेगा तो 0.5। यानी कि इसमें से हम लोग को एक दो चीज समझ में आ रहा है। फर्स्ट, सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है कि डेल्टा कांस्टेंट नहीं है, एंड अगर बहुत आउट ऑफ द मनी रहेगा तो 0 से 0.1 तक रहेगा, आउट ऑफ द मनी रहेगा तो। ये आइडियली आउट ऑफ द मनी भी नहीं है, डीप आउट ऑफ द मनी है, डीप आउट ऑफ द मनी है तो 0 to 0.1। एट द मनी रहेगा तो लगभग 0.48 to 0.52 के बीच में रहता है, और टेक्स्ट बुक में 0.5 दिया है। डीप इन द मनी रहेगा तो 0.9 से 1 तक रहेगा। अब ये डेल्टा कैसे निकालते हैं हम लोग? ब्लैक शोल्स मर्टन मॉडल करके एक चीज होता है, वहां से हम डेल्टा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो आगे के लेक्चर में देखेंगे, कैसे समझने वाला है, ब्लैक शोल्स मर्टन मॉडल, बीएसएम मॉडल के थ्रू। अब ये बीएसएम मॉडल क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है जैसे दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद ये स्लोप कितना है? मेरे को एक बात बताओ, ये जो चीज है, ये जो लाइन है, ये लाइन का स्लोप कितना है? ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है? स्लोप का वैल्यू कितना है? थोड़ा ज्योमेट्री करते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से। ये ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ऐसा एक स्ट्रेट। अच्छा, मेरे को बेसिक ज्योमेट्री बताओ, ये कितना डिग्रीज है? 90, चलो ठीक है, 90 डिग्रीज। ये और ये कितना है? ये कितना डिग्रीज है और ये कितना डिग्रीज है? अच्छा, ये ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? ये अगर ऑब्ट्यूस, ये 90 डिग्रीज है, ये और ये सेम साइड इक्वल साइड्स है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्रीज है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 45, ये 45, ये 90, एंड ये स्ट्रेट लाइन है, टैंजेंट है, तो टैंजेंट tan 45 कितना है? 1, विच इज नथिंग बट ये स्लोप। डेल्टा क्या बताता है ना हम लोग को? लीनियर अप्रोक्सीमेशन, मतलब ऐसे बताता है, देखो ये लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन है, समझो जो अभी मैंने बनाया वो स्ट्रेट लाइन है, अज्यूम करो, यहाँ थोड़ा टेढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन है। तो डेल्टा एक अप्रोक्सीमेशन है, इन रियलिटी कितना हो रहा है यहाँ पे, बट डेल्टा की वजह से इतना दिख रहा है, तो वो दोनों का डिफरेंस क्या है? गैमा। वो हम लोग आगे करते हैं, समझ में आ रहा है, वो हम लोग आगे करेंगे। गैमा क्या होता है वैसे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे हम लोग ड्यूरेशन कॉन्वेक्सिटी करते थे, एक्चुअल बॉन्ड प्राइसेस चेंजेस एंड ड्यूरेशन की वजह से जो चेंजेस होता था वो एग्जैक्ट नहीं होता था, बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट चेंजेस के लिए बराबर नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे? कॉन्वेक्सिटी से एडजस्ट करते थे। हम लोग क्या बोलते थे? ड्यूरेशन से छोटे छोटे इंटरेस्ट रेट्स के लिए बराबर अप्रोक्सीमेशन बताता है। सिमिलरली डेल्टा भी होता है, समझा? अभी यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल वे में क्या बोल दिया, डेल्टा 0.6 है, मेरा 9000 है, एक्साइज प्राइस 8990, और मैंने सिंपल बोल दिया कि निफ्टी का इंडेक्स जो है 9000 का 9100 हो जाएगा, तो चुपचाप मैंने क्या कर दिया 100 into 0.6। बट इतना सिंपल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है 0.6। जैसे ही 9040 हो गया, 9040 के बाद डेल्टा भी मेरा चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो मेरा जो प्रीमियम्स है वो भी बढ़ जाएगा एक्चुअल में। यहाँ पे मैंने एक अप्रोक्सीमेशन किया है। अप्रोक्सीमेशन कौन सा वाला है? लीनियर अप्रोक्सीमेशन। समझ में आया? कोई भी डाउट है? 100%। सिमिलरली पुट ऑप्शन में क्या होगा? इसका उल्टा, जैसा यहाँ पे ऐसा हुआ है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। एक्साइज प्राइस, ये हमारा एक्चुअल प्राइस फॉल है, जैसे ही मेरा स्टॉक का प्राइस गिरता है पुट ऑप्शन इन द मनी आएगा, पुट ऑप्शन इन द मनी आएगा तो उसका डेल्टा -1 जाएगा। स्टॉक गिरेगा तो पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा, तो डेल्टा हमेशा नेगेटिव, बाकी तो सेम है, डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन स्टॉक। ये उसका डायग्राम है।
यहाँ पे डीप आउट ऑफ द मनी, यहाँ पे स्लोप कितना है देखो, लगभग 0, यहाँ पे स्लोप कितना है देखो, लगभग 1। समझ में आ रहा है? 100%। अगेन इसका भी ऐसा डेल्टा रहेगा एक। अभी इतना डेप्थ में दिया नहीं है हर एक का लॉजिक टेक्स्ट बुक के पीछे, बट आपको समझना है हर एक चीज़ क्या है यहाँ पे। पक्का क्लियर है? डेल्टा कांस्टेंट नहीं होता है, डेल्टा वेरिएबल होता है, वो भी लिखो, चेंज होते रहता है। ठीक है, एक बार लिखो।